हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लेटलेट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं एकदम नया टॉपिक, हीमोस्टेसिस। हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स होता है रुकना, यानी कि जब भी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कट लगता है, वहां से ब्लड निकलता है और जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ब्लड रुकने की प्रोसेस और वॉल के रिपेयर होने की प्रोसेस जो होती है वो होती है हीमोस्टेसिस। मीन रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लड लॉस। इनकी जो स्टडी होती है वही होती है हीमोस्टेसिस। ये होती है 5 सीक्वेंशियल स्टेजेस के अंदर, 5 स्टेजेस प्रोसेस है ये, 5 स्टेजेस। वैस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लोटिंग, फाइब्रिनोलाइसिस एंड इन द एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर स्पाज्म से। फर्स्ट वन इज वैस्कुलर स्पाज्म। वैस्कुलर स्पाज्म के अंदर देखना आप, ये कोई मान लीजिए ब्लड वेसल है, यहाँ कट लगा, ये इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें इंजरी। फिर होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, जो भी वॉल है उसके आसपास कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वहाँ का जो एरिया होगा वो बड़ा रहेगा और ब्लड लॉस कंटिन्यू होता रहेगा, जिससे बॉडी में ब्लड की कमी आएगी। सो कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि ब्लड लॉस कम हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म आएगा, स्वेलिंग सी आएगी, ये आप सबको पता है सेरोटोनिन की वजह से आएगी, सेरोटोनिन की वजह से आएगी। और एक पॉइंट और इसमें वो है कि प्लेटलेट्स का एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे प्लेटलेट एडिशन स्टार्ट होगा। प्लेटलेट एडिशन, एडिशन में होता है चिपकना, अटैच हो जाना कहीं भी जगह पे आके। अब सुनना, इसमें नॉर्मली ब्लड वेसल जो होती है उसकी वॉल स्मूथ है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो स्मूथ वॉल के साथ अटैच नहीं होती। लेकिन जब कोई इंजरी की कंडीशन आ जाए तो उसके अंदर एक फैक्टर आता है VWF फैक्टर, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। ये अटैच करता है प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल की वॉल के साथ, एंडोथेलियल के साथ। अब ये बाइंड होती हैं, जो भी इंजर्ड एरिया है उस जगह पे जाके बाइंड होने लग जाती हैं। किसकी वजह से होती है? वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। ये करते हैं प्लेटलेट एडिशन विद एंडोथेलियम। डैमेज्ड एंडोथेलियम के साथ जाके अटैच हो जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एडिशन में VWF फैक्टर काम करता है। तो इसके अंदर ये पॉइंट है 3। इंजरी होगी सबसे पहले, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि ब्लड लॉस कम हो जाए, उसके बाद प्लेटलेट्स का एडिशन होगा, वहां पे VWF वॉन विलिब्रेंड फैक्टर काम करेगा, प्लेटलेट एडिशन होगा एंडोथेलियम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सेकंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसको देखिए, प्लेटलेट्स वहां पे खूब सारी संख्या में इकट्ठा होंगे। अब जो डैमेज्ड एरिया है, इंजर्ड एरिया, वहां पे आके उनकी क्लम्पिंग होगी, उनका गुच्छा बनेगा। तो सब उसी प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेशन, यानी कलेक्ट होना, क्लम्प होना, गुच्छा बनना किसी भी चीज का। तो सबसे पहले होगा इसके अंदर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन किसका? प्लेटलेट्स का एंडोथेलियम के साथ। इसमें हमने कल देखा था थ्रोम्बोक्सिन A2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर होता है जो कि है थ्रोम्बोक्सिन A2। उसके बाद स्टार्ट होगा कोएगुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ
कोएगुलेशन प्रोटीन का स्टार्ट होगा, कोएगुलेशन प्रोटीन एक्टिव होंगी। देन फाइब्रिन नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा वहां पे। इसके बनने के साथ साथ लास्ट में प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा इंजर्ड एरिया पे। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसको सुनिएगा। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर आता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जो कि होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 की हेल्प से। कोएगुलेशन प्रोटीन एक्टिव होंगी वहां पर, ब्लड का कोएगुलेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और फाइब्रिन नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा, जो कि बनाएगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। फाइब्रिन नेटवर्क कुछ इस तरह का होगा। इसमें कहीं कहीं आपको आरबीसी भी देखने को मिल सकती हैं। ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क जैसा होगा, और उस जगह पे बाइंड हो जाएगा साथ में आके। तो ये 3-4 पॉइंट है इसके अंदर। फिर होगा ब्लड क्लोटिंग, इसको देखते हैं, ब्लड क्लोट। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्मॉल इंजरी है तो ओनली प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन से काम चल सकता है, लेकिन कोई बड़ी इंजरी अगर आ जाए बॉडी में तो फिर ब्लड क्लॉट बनता है वहां पे। तो देखते हैं, मान लेते हैं अपन कोई बड़ी इंजरी उस जगह पे, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप आती है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इसके अंदर होगा जो प्लेटलेट प्लग बनाया था हमने सेकंड स्टेप के अंदर, उसका रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगा। रेनफोर्समेंट ऑफ प्लग का प्लेटलेट्स का। रेनफोर्समेंट का मतलब सुनिएगा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का और मजबूत होना और सुदृढ़ होना। यानी कोई भी चीज मजबूत बन जाए, प्लेट अगर जो प्लग है वो और गाढ़ा हो जाए और टाइट हो जाए, उसमें और फाइब्रिन आ जाए, तो जो उसका रेनफोर्समेंट होते हैं वही बनाता है ब्लड क्लॉट बाद में, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। उसके बाद उस जगह पे हो जाएगा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन, यानी कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसी का प्लग का रेनफोर्समेंट होगा, वहां पर उसको और मजबूत किया जाएगा और उसका जो नेटवर्क स्ट्रांग होगा और फाइब्रिन प्रोटीन आके आपस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। फाइनली वो टाइट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो होगा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। देन उस जगह पे जो है ब्लड लॉस कंप्लीटली रुक जाएगा, सीज हो जाएगा। फिर स्टेप आती है अगली फाइब्रिनोलाइसिस की, इसको देखते हैं अपन। फोर्थ स्टेप इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस के अंदर क्या होगा, जो कि ब्लड क्लॉट बना है हमारा, मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये क्लॉट बना था। अब इस क्लॉट के बनने के बाद मान लीजिए ये क्लॉट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। और जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर के अंदर देखा था कि जो क्लॉट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि सीरम होता है। अगर उसको अपन फोड़ते हैं उससे जो व्हाइटिश या फिर पेल कलर का फ्लूइड निकलता है वही होता है सीरम। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लूइड कम आउट, जो उसका फ्लूइड बाहर आएगा सीरम। कॉन्टैक्ट होने के बाद फ्लूइड बाहर आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट जो होगा उसका लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। क्लॉट के अंदर फिर फाइब्रिन प्रोटीन का नेटवर्क ही बच जाएगा उसके बाद, सीरम के बाहर निकलने के बाद। तो जो होगा वो लाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? फाइब्रिन प्रोटीन्स।
फाइब्रिन प्रोटीन के जो भी थ्रेड्स होते हैं, फाइब्रिन थ्रेड्स जो धागे टाइप होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होना शुरू होंगे, फ्लूइड्स कम आउट, सीरम बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये छोटी सी स्ट्रक्चर बच जाएगी और फाइब्रिन जो होंगे उनका भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। पूरे 30 से 60 मिनट की प्रोसेस है इसमें, 30 to 60 मिनट्स लगेंगे इस प्रोसेस में। एक बार फिर से सुनिएगा इसको आप। ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर अपना क्लोट बना था थर्ड स्टेप के अंदर, बाद में वो कॉन्टैक्ट होगा, उसमें से फ्लूइड बाहर निकलेगा जो कि सीरम होगा, प्रोटीन्स का लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फाइब्रिन प्रोटीन से उसके जो धागे होते हैं उनका लाइसिस होना स्टार्ट होगा, और फाइनली क्लोट का डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगले स्टेप में देखते हैं इसको। इसके अंदर पॉइंट आ गया क्लोट रिट्रैक्शन एंड लाइसिस ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन्स, फाइब्रिन थ्रेड्स। ये 2 पॉइंट आ गए इसमें। क्लोट का हटना शुरू हो जाएगा वहां से, और जो फाइब्रिन प्रोटीन के जो धागे हैं थ्रेड्स लाइक, उनका लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट में पॉइंट आता है डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लोट, फाइनल पॉइंट है ये, डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लोट। इसको देखना 5th नंबर पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लोट। डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लोट के अंदर क्या होगा, एक तो एंडोथेलियम रिपेयर होगी, जिस भी जगह से वॉल रप्चर हुई थी वो फाइनली रिपेयर होगी, वहां से पुराने जैसा जो नॉर्मल उसकी जो कंडीशन है उसमें आ जाएगी, नॉर्मल कंडीशन। रिपेयर्ड नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। और एक होगा इसमें डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, फाइनली क्लोट जो है पूरी तरह से बस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके धागे पूरी तरह से डिसोल्व कर दिए जाएंगे ब्लड के अंदर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट। ये यूरोकाइनेज पाथवे एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पाथवे, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पाथवे, इन 2 प्रोसेस से होगा डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लोट। जो लास्ट स्टेप हमारा, इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। एंडोथेलियम जो होगी, जहां पर इंजरी हुई थी, वो रिपेयर हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, और क्लोट का डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन होने के अंदर 2 पाथवे होते हैं इसमें, यूरोकाइनेज पाथवे और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पाथवे। मेनली इसी से होता है, इसको आप याद रखें, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पाथवे। इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अपने देखा था VWF, ये 12-13 फैक्टर्स हैं। आप ये किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे सब। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इसमें। एक टॉपिक रह गया था पहले, छोटा सा है, हीमोलाइसिस। हीम मीन मानते हैं अपन हीमोग्लोबिन, लाइसिस मीन होता है एस्केप। मीन आरबीसी से जब हीमोग्लोबिन एस्केप कर जाए, हीमोग्लोबिन अलग हो जाए, डिटैच हो जाए, तो उसी चीज को अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस, डिटैचमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी। ये होता है हीमोलाइसिस करने का एक मेथड भी होता है। ये इसमें कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लें अपन किसी भी बॉक्स में,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसमें अपन आरबीसी डालते हैं, इट गेट श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है आरबीसी, इसका जब फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ये होता है आरबीसी का लाइसिस, जिसको बोलते हैं अपन हीमोलाइसिस, इससे हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। और भी सॉल्यूशन होते हैं इसमें। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपन रखते हैं तो आरबीसी जो होती है स्वेल हो जाती है, जो उसका जो वाटर होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर फ्लूइड बाहर आ जाएगा इसमें से, एंड ये स्वेल हो जाएगी, सॉरी पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एक अपन जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि याद रखने वाला एक मेमोरेबल पॉइंट है बस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक एग्जांपल है 0.84% NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं अपन, ये आप याद रखें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है 0.84% NaCl सॉल्यूशन। ये बफर वाला सीन ही होता है, इसके अंदर बफर मेंटेन रहे, क्योंकि ब्लड को हम जानते हैं कि बफर सिस्टम की तरह काम करता है। ब्लड अपनी पीएच में ना चेंज होने देता है, ना उसकी जो नेचर चेंज होने देता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी उसी तरह से वर्क करेगा। अगर अपने को जो आरबीसी होती है उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखे तो ना वो श्रिंक होंगी ना वो स्वेल होंगी, इसीलिए ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है 0.84% NaCl सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे CVS। थैंक यू।